Sir, first of all, thank you for being part of Behind the Bad Stories. मैं चाहता सर आप पहले अपनी जर्नी शेयर करें। एक आम किसान बेचारा अपने बेटे को लेके उसकी 10th की वो थी सर्टिफिकेट, सनद जिसे कहते हैं, सनद को अटेस्ट कराने ले आया। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता। तब लगा कि यार ये तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। देन आई डिसाइडेड टू अपीयर इन द सिविल सर्विस। सर देवीलाल जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? जयपुर में मैं जब पोस्टेड था जाते रहते थे, तो मैं एक दो लोग थे वहाँ जिनके थ्रू मैं इनसे मिलने चला। सर व्हाट आर द लेसर नोन फैक्ट अबाउट हिम? हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ सब लोग अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, चौधरी साहब ने उर्दू में बोला। ये आपको ताजुब नहीं लगता कि एक आदमी के केसेस तभी निकलते हैं जब वो रूलिंग पार्टी टूट जाती है? नॉर्म्स इतने बदल गए कि बेईमानी से कोई आदमी कोठी कार खरीद ले उसे बड़ा आदमी करने लगता। ये एक्सेप्टेड था कि सरकारी नौकरी में तुम जा रहे हो तो काम नहीं करोगे, तनख्वाह पक्की है और ऊपर की अलग है। जब हमारी सोच इतनी गिर जाए तो फिर आप सोसाइटी में कहाँ तरक्की की उम्मीद करोगे और क्या आप बच्चों को सिखाएगा कोई? एक आपने बोला था कि मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि न्यू टैक्स बिल जो पास हुआ अभी डिस्कशन में, उसके बारे में। इस नए बिल में डिपार्टमेंट के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे, जो भी जिस भी रैंक पे हो, उनको एम्पावर किया है कि वो आपका डिजिटल स्पेस में भी घुस सकते हैं। मैं वही तो बोला था, मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है ना इसमें? तो वो तो हमेशा हो सकता है। अब इस सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बिहाइंड द बैड स्टोरीज। मैं चाहता सर आप पहले अपनी जर्नी शेयर करें, मतलब आपने कैसे गांव से शुरुआत हुई? आपने बताया मैं छोटे गांव से शुरुआत करके, आज तो मॉडर्न ज़माने की बात करते हैं, बट आज शुरुआत बड़ी रूटेड रही। हाँ, गांव से शुरुआत की, पढ़ाई अच्छी हुई, बड़ा टीचर्स बड़े गजब थे और बहुत ही काबिल टीचर्स थे उस वक्त। शायद वो कमिटेड थे उस प्रोफेशन के लिए, नौकरी नहीं थी उनके लिए, और उनसे सीखने को बहुत मिला। शायद उन्होंने ग्राउंडेड किया। फिर तो 6th क्लास के बाद हॉस्टल में आ गए, तो हॉस्टल में तो फिर बॉयज़ हॉस्टल में तो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। और धीरे धीरे 12th हुआ, वेरी गुड, पढ़ने में ठीक रहे, लॉ किया, BSc लॉ, देन LLM, और टीचिंग शुरू किया। एंजॉयड माय जॉब। आपने पढ़ाया भी कुरुक्षेत्र, आपने पढ़ाया बहुत, मुझे आई एंजॉयड दैट। एक बड़ी इंसिडेंट है जो मैं बहुत लोगों को, अपने दोस्तों को बता चुका हूँ, कि सबको पता था गांव में भाई साहब का बेटा बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ गया, वकीलों को पढ़ाता है, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। तो एक आम किसान बेचारा अपने बेटे को लेके उसकी 10th की वो थी सर्टिफिकेट, सनद जिसे कहते हैं, सनद को अटेस्ट कराने ले आया और मुझसे कहा साहब इसको अटेस्ट करो। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता। तो उसके लफ्ज़, आपको अख्तियारात नहीं है? मैंने कहा मुझे अख्तियारात नहीं है। बोले ये तो 8वीं क्लास है, गांव के पोस्ट मास्टर हमारे वही कर देते हैं बाबूजी। फिर लड़के पे एक थप्पड़, चल इतना पढ़े क्या करेगा? जब ये अख्तियारात नहीं है, तब लगा कि यार ये तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। देन आई डिसाइडेड टू अपीयर इन द सिविल सर्विस। उससे पहले कोई दिमाग नहीं था, और ये चांस की बात है कि उस एज थी तो अपीयर हुआ और खैर सेलेक्ट हो गया। तो ये एक बड़ा टेलिंग एक्सपीरियंस है मेरा। सर 2 जगह आपने ट्रेनिंग ली है, एक मसूरी में, हाँ, एक नागपुर और एक में। नागपुर। तो मसूरी की ट्रेनिंग कैसी रही और नागपुर की ट्रेनिंग मसूरी कैसी? में तो फाउंडेशन कोर्स होता है, सारी सर्विसेज के लोग होते हैं। बट कैसे वो आपको एक कॉमन सिटीजन से एक अलग ऑफिसर माइंडसेट देते हैं आप? हाँ, कुछ सिखाते हैं कि भाई करना क्या है तुम्हें, आगे जाके तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। बाकी तो आप इतने बड़े होते हैं उस वक्त, सब जानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑल सर्विसेज, नोइंग ईच अदर, आइडिया हो सकता है कल को डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़े, तो फाउंडेशन कोर्स जो है बड़ी मदद देता है। और फाउंडेशन कोर्स के लोग जिनको हम जानते थे आज भी जानते हैं, अलग अलग सर्विसेज में है सब। वहाँ के बाद तो फिर स्पेशलाइज्ड अपनी अपनी ट्रेनिंग है। जैसे टैक्स के लोग नागपुर जाएंगे, कस्टम के लोग अपनी अकेडमी जाएंगे, पुलिस के लोग हैदराबाद जाएंगे, तो वो सबका अलग अलग है फिर। तो और नागपुर में क्या सिखाते हैं? मतलब नागपुर में तो पूरा टैक्स लॉ पढ़ा। अच्छा। अकाउंटेंसी तो टेरिफाइंग टू मी, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया उसे। और 1.5 साल वहाँ, फिर बीच में एक सैंडविच कोर्स होता है, 2-3 महीने आप फील्ड में आते हैं, कुछ वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर पास हो जाए तो पोस्टिंग हो जाती है आपकी। पहली पोस्टिंग आती थी जयपुर, और वहाँ भी एक तजुर्बा मुझे एक चपरासी ने दिया, फर्स्ट पोस्टिंग।
वो इतना अजीब बंदा था, उस कितनी घंटी बजाओ बोला आता ही नहीं था। तो कभी कोई यार दोस्त मेहमान मिलने आ जाए, कोई हो, चाय भी मंगानी हो, सुनता ही नहीं था, मुझे बाहर जाके बुलाना पड़ता। शायद हम नए थे, मैंने सोचा सोचता होगा कौन पूछता है। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, तुम इस तुम्हारी जो हरकतें हैं ये तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तो मुझसे कहता है, सब आपसे पहले भी कई लोगों ने यही कहा है। तो उनको जो जवाब दिया वो आपको भी दे रहा हूँ। अगर ये इतनी हल्की चीजें से कोई भी ले सकता है तो जो कल जानी आज चली जाए। अच्छा, तो तब लगा मुझे कि भाई ऐसी चीज रखो क्यों, जैसे कोई भी छीन ले। कोई भी अगर नौकरी ले ले तो रखने का फायदा क्या है इसका। एक वो लेसन दिमाग में अब दोबारा ये आया ही नहीं कभी कि कोई नौकरी ले सकता है, जाना चली जाए। तो वहाँ रहे 3 साल, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जयपुर पूरा राजस्थान देखा, कल्चरली बड़ी वाइब्रेंट स्टेट है, कोई मुकाबला ही नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और फिर मैं दिल्ली ही रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिल्ली में ही हाँ, कटा। मैं बस 2 बार, एक बार शायद 1 महीने 1.5 महीने के लिए शिलोंग गया और 1.5 महीने के लिए लखनऊ गया, बस। बाकी दिल्ली में वक्त। सर, देवीलाल जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? कैसे आप उनसे अपॉइंट हुए? जयपुर में चौधरी साहब, मैं जब पोस्टेड था, ये जाते रहते थे वो, क्योंकि हरियाणा राजस्थान का काफ़ी क्लोज है। और तो मैं 1-2 लोग थे वहाँ जिनके थ्रू मैं इनसे मिलने चला। मुझे शौक था थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में टांग अड़ाने का इधर उधर, तो मैं वहाँ मिलने पहुँच जाता था। धीरे धीरे जान पहचान हुई। फिर कुछ कुरुक्षेत्र के जो लोग थे मेरे जानने वाले, जो पॉलिटिक्स में आ गए स्टूडेंट, उनके थ्रू कुछ कॉमन रिलेटिव्स हुए जो जानते थे। बस ये जान पहचान हुई। जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, ये आते थे हरियाणा भवन, मिलने जाया करता था, कोई बाकायदा मिलता। वो सुबह 5 बजे मिलते थे, 5:30 मिलने चला जाता था उनसे। तो अब उनकी लाइकिंग रही होगी, उनकी फैमिली की लाइकिंग रही होगी, मैं उनके साथ आ गया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो इज ए गुड मैन, बड़ा लार्ज हार्टेड। अब तो ऐसे पॉलिटिशियन ही नहीं है। आपने एक वर्ड मुझे बोला था कि काफ़ी लोगों को उन्होंने माफ़ भी किया है। हम सबको ही नेवर कैरीड ग्रेसेस। गुस्सा आता था, खूब गुस्सा आता था, वो भूल जाते थे। अब मैं आपको एक इंसिडेंट जो मुझे उसी ऑफिसर ने बताई, इमरजेंसी के वक्त में चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर। वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सब जानते हैं, बड़े मशहूर और वेरी ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट ऑफिसर, बहुत सीनियर। तो वो जब इलेक्शन चल रहा था 89 में, तो तब ये 77 में मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बाद, तो तब ये नारा था कि भाई बंसीलाल और इन दोनों को हथकड़ी डाल के जेल ले जाएंगे। ऑफिसर का नाम भी और ये भी। तो वो अफसर साहब जो है, तब वो डिफेंस मिनिस्ट्री में या जॉइंट सेक्रेटरी आ गए थे, वहां से सरकार पलट गई, चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर हो गए वो। तो अब तो वाजिब सी बात थी कि भाई अरेस्ट ही करना है। ये चल रहा था सब। मुझे कुछ ख्याल है, सब मेरा अपना सोचना है, उन्होंने तो नहीं कहा, कि शायद चंद्रशेखर जी ने कहा कि तुम उनसे मिल के आओ। अच्छा। चौधरी साहब वहां रुके हुए थे सूरज कुंड, तो ये उनसे मिलने पहुंच गए और कह के गए अपने 1-2 बैचमेट को, अगर रात तक वापस नहीं आता हूं तो यू मूव द कोर्ट टू आई वुड बी अरेस्टेड। ओके। ये वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या उनकी बातें होती है, उनका अच्छा ठीक है, खाना खाओ और आराम करो। तो एक वहाँ शायद 2 या 3 स्वीट से, तो एक में ये थे चीफ मिनिस्टर, दूसरे स्वीट में खाना खा के उनसे कहा आप यहाँ आराम करो। तो ही थॉट कि अब ये मुझे अरेस्ट कराएंगे, खाना तो हो गया लेटे हुए है। उसी दरमियान चौधरी साहब के बड़े भाई साहब राम जी उस तरफ आए। उन्होंने पूछा इसमें कौन है इसमें, उन्होंने नाम लिया। वो अच्छा वो यहाँ कैसे, कोई बात नहीं। जब जागे, चौधरी साहब भी सोते थे, उठ के आए, उन्होंने बुलाया, बोले ऐसा करो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाओ, देखिए आप कितना फर्क। अच्छा। एंड देन एंड देयर ही अपॉइंटेड हिम एज हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो बंसीलाल के साथ थे, जिनको हथकड़ी लगा के ले जाना था, जो शाह कमीशन के हंगामे के बाद ही अपॉइंटेड हिम।
ये होता है बड़प्पन। ही न्यू कि ही इज ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ही नोज हरियाणा, एक एक चीज़ का मालूम, हरियाणा काडर के थे और ईमानदार है, काम ढंग से करेगा और दबता नहीं है किसी, सीधा करेगा। सर पहले के नेताओं में और अब के नेताओं में क्या फ़र्क है? बिल्कुल पहले तो नेताओं में मैं लेगेसी बताया नहीं हाँ। एग्जाम, और जब वो यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको अपना यहाँ सेक्रेटरी लेके आए, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। तो वो उनका देखिए 89 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मेरा जहाँ तक आइडिया है, कर्ज माफी का नारा पहली बार चौधरी साहब ने दी, किसानों का कर्ज माफ, उससे पहले बात ही नहीं होती थी। कर्ज माफ हुआ। दूसरा, हर जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो रेट तय करता है हर 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 प्रोड्यूस के, वो हमेशा चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को मिले। आज तो एमएसपी की बात हो रही है, तब तो ये थी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, तो इंटरेस्ट तो उनका था ही। और जब उनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, फर्टिलाइजर था, कई 5-6 डिपार्टमेंट थे, उन सब में उनका शौक था। इनको कौन समझाया एग्रीकल्चर में क्या नहीं होता, ही न्यू एवरीथिंग। हाँ, तो एक अर्धी सेंस होता है ना उसका, नॉलेज का, वो था ना वहाँ, तो बहुत ज़्यादा एवरीथिंग ही न्यू, ही इज वेरी शार्प। बल्कि आपने लास्ट टाइम मुझे किस्सा बता दिया कि वो ना काफ़ी गाय भैंसों में रहना पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं गाय भैंसों वाले नेता हैं। आप जो भी काम करेंगे, यू विल एड्रेस योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि भाई जो आपका वोटर है आपसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो अगर उनका वोटर किसान था तो किसान के तो भैंस बैल होगा कि नहीं। तो उन्होंने अगर दिल्ली में अपने घर में 2-4 भैंसें ला के रख ली और उनके साथ फोटो खिंचे, तो अखबारों में आए, तो जो एजुकेटेड एलीट है उसको तो अजीब लगता था ये। लेकिन जो वोट देने वाला है उसने कहा यार देखो हमारा आदमी बैठा है वहाँ। ये बड़ा पॉलिटिकल श्रूडनेस थी है। ये कोई हर आदमी के बस की बात नहीं इतना सोचना। 26 जनवरी पे वहाँ फार्मर्स का अलग से एनक्लोजर बनवा देना, कभी नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हुआ। क्या किसा सर, एनक्लोजर बनाने का क्या मकसद था? उसमें राजपथ पे फार्मर्स के लिए अलग जगह तय, किसानों की जगह आके बैठे, कोई नहीं करता। अब लोग इकट्ठे बैठते हैं जहाँ बैठना है, वो बना दिया उन्होंने। इलेक्शन कैंपेनिंग अलग उनका स्टाइल था। नए नेताओं को मैंने बहुतों कहा तुम सीखो, जो मुझे मिलते थे। अब आप डोर टू डोर जब कैंपेनिंग करते हैं तो एक गांव में गए, तो नॉर्मली आपकी पार्टी का कोई ना कोई आदमी तो उस गांव में होगा। तो चौधरी साहब उस आदमी को अपने साथ लेते और उसके साथ चले, चलते पूछते घर किसका है। उसने नाम बताया, भाई ये रंजीत सिंह का है। तो दरवाजे पे जाके बोलते, भाई रंजीत सिंह है क्या? वो घर में है तो कहता भाई मुझे जानते हैं, और नहीं है तो उसके बीवी बच्चे कहेंगे भाई चौधरी देवीलाल जानते हैं हम, पर्सनल टच। फिर रंजीत को ले लिया, मगर मिल गया, पूछा रे किसका घर है, उसने उसका नाम बताया, उसका नाम बोला। तो जिस जगह गए तो ही यूज्ड टू एड्रेस बाय नेम, और बहुतों को तो जानते ही थे वो। ये बड़ी क्वालिटी थी उन। सर व्हाट आर द लेसर नोन फैक्ट अबाउट हिम? कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है आज की डेट में। कहते रहे, नंबर 1, ही वॉज वेरी गुड इन उर्दू, लिख लेते थे, पढ़ लेते थे। और हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ सब लोग अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, चौधरी साहब ने उर्दू में बोला, क्योंकि हम उनकी स्पीच उर्दू में ट्रांसलेट करा के ले गए, उन्होंने पढ़ती हो। और उसका जो ट्रांसलेशन है वो सेक्रेटरी थे हमारे एस के मिश्रा जी, उन्होंने अंग्रेजी में किया स्टेज पर। वहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क के जो मिनिस्टर थे वो अंग्रेजी में बोले, तो आके मिले इनसे, जब उन्हें उर्दू में बोलना चाहिए था, उनकी नेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी की हेडलाइंस बाकायदा पढ़ लेते थे वो, ऐसा नहीं लोग कहते नहीं जानते, पढ़ लेते थे। और जितनी ज़रूरत हो ना बोल लिया थे। हमने जैसे कैंपेनिंग का बताया, बहुत कम लोग जानते, खाने के बहुत शौकीन थे। करेक्ट। ही वाज ए नॉन वेजिटेरियन, खूब बढ़िया फ्रेश, ये बट सब अच्छा खाते, वो खिलाते भी थे। एक ये भी है, उनको मज़ा नहीं आता था घर पे अगर 10-20-50 लोग ना हो खाने से, तो हाँ बुलाते ही रहते थे लोगों। सर अब एडीजे थे
3 इयर्स के लिए MRTP में, हाँ, MRTP कमीशन के लिए, एडिशनल डायरेक्टर हाँ, जनरल था। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब कंपटीशन कमीशन हो गया, करेक्ट, एमआरटीपी बंद हो गया। चेंज हो गया वो। तो और उस उस वक्त- समय, हाँ, उस समय क्या फंक्शनैलिटी थी? सिंपल ये है कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज कर रही है, जैसे कि कितनी बताऊं मैं आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोग समझे इस बात। अनफेयर ट्रेड तो आज भी है। अब अनफेयर ट्रेड काफी कुछ तो कंज्यूमर कोर्ट्स कर रहे हैं, लोग चले जाते हैं कि आपको फ्रिज का वायदा किया साहब, इसमें ये है, ये निकला कुछ नहीं, तो अनफेयर ट्रेड ही हुआ है। ऐसे बहुत केसेस आते थे, उनको इन्वेस्टिगेट करना, बहुत से स्कूल्स को इन्वेस्टिगेट किया, जो कि एडवर्टाइज करते कुछ और निकलता कुछ है। आप अभी देखिए जो अखबारों में आता है ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद 20 नाम आएंगे, नंबर 1, 2, 3, जो उनके स्टूडेंट हैं। वो नहीं हो सकता 3 साल पहले रहा हूँ, उस साल नहीं होगा, लेकिन 3 साल, लेकिन वो होता क्या है, आइडिया क्या जा रहा है कि भाई देखो इसी साल ये पास करके आ गया, जबकि 2 साल 3 साल पहले रहा होगा वो। तो ये सब मिसलीडिंग है, जो भी एडवर्टाइजमेंट है या जो भी है। तो व्हाट यू आर सेइंग, ये प्रोडक्ट शुड मैच विद इट, सीधी सिंपल सी बात है। तो अगर कोई गलीबल कस्टमर्स है, सीधे साधे लोग हैं, को डोंट टेक एडवांटेज ऑफ देम। कोई ऐसा पॉपुलर केस आपके पास आया जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो फिर बाद में? जिक्र नहीं करेंगे उसका, लेकिन हाँ हुए हैं कई। बट फिर भी नाम नहीं लेते, फिर भी बात तो कर ही सकते हैं सर। मेरे ख्याल से हमने तो प्रोसिक्यूट बहुत लोगों को किया, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक बहुत बड़े ग्रुप का किया। तो पहले तो एमआरटीपी कमीशन में किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और वी लॉस्ट इट सिंपली बिकॉज उन्हें करना नहीं था। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता बॉस, दैट वाज वेरी, काफ़ी अखबारों में बहुत आया था वो सब, बहुत बड़ा ग्रुप, और वो क्यों किया समझ में नहीं आया। वो तो मेरे बॉस का भी क्या आइडिया था करने का, ये रहा। ठीक था, वो 3 साल की पोस्टिंग थी, ठीक, बहुत सी चीज़ें हुई। एक सर, जब आप थे उस समय फेरा भी आपने काफी टाइम तक, ये तो हाँ किया, एडजुडिकेटिव ऑफिसर, ये तो पुराने केसेस थे वो। मैं वैसे ही खुश नहीं था वहाँ लग के, वो मेरे पास अपना अलग चार्ज भी था मेरा टैक्स का। तो आप उसमें काम कर रहे हो, तो मैंने बड़ी पेनल्टी लगानी शुरू की। पहले शायद ये लोग बहुत कम लगाते थे, 10,000 15,000, मैंने करोड़ों में लगानी शुरू कर दी। तो काफी लोग नाराज भी होंगे। तो 2 या 3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, चैलेंजिंग माय अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा अच्छा हो गया, इससे बीमारी कटेगी। वो जजमेंट तो पता नहीं क्या है। मैंने आई रोट बैक टू द डायरेक्टर, सिंस माय अपॉइंटमेंट इज अंडर चैलेंज, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस जॉब। मैंने सारी फाइलें वापस कर दी, पर जो मैंने ऑर्डर्स किए मेरे पास भी कॉपी रखी है सब। मैं बहुत भयंकर, आई थिंक एक्सट्रीम पे लगी। फेरा तो फेमा में कन्वर्ट हो गया है ना? उससे पहले आपने बताया था काफी केसेस पेंडिंग थे, तो कैसे चैलेंज? उन्हीं केसेस को डिसीजन, बहुत लोग थे, मैं अकेला नहीं, बहुत डिसीजन लोग। मेकिंग कैसे हुई फिर? किसकी? जो केसेस उसमें आपने फाइल अप या फिर जो रहे होंगे केसेस, जब फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो वो केसेस थे जो फेरा के अंडर थे। वो सनसेट क्लॉज, भाई फला तारीख से लागू होगा, और उस तक के जो केस पेंडिंग है वो एडजुकेट हो जाएंगे पुराने लॉ में। तो वो हमेशा ही होता। तो उसी वक्त बहुत लोग, काफ़ी लोग थे उसमें, बहुत लोगों को ये काम दिया गया, लोगों ने डिसाइड भी किए। और मैं तो खैर दिल्ली में था, लोग तो टूर करके भी चले जाते, भाई कैलकाटा कैसे तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि यहाँ कौन आएगा। तो काफ़ी लोग थे वो, ठीक था एक्सपीरियंस। एक आपने बोला था कि मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि न्यू टैक्स बिल जो पास हुआ अभी डिस्कशन में, उसके बारे में। न्यू टैक्स बिल में नया तो कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत वो लैंग्वेज का है, सिंप्लीफाई करने का। जैसे एक्ट में जगह जगह मिलेगा नॉट विद स्टैंडिंग, और इस पर बहुत डिसीजन बहुत है, जुडिशल कई बार इसको डिफाइन कर चुके हैं कोर्ट जो है। अब इन्होंने कर दिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ये चेंज है।
और इस लैंग्वेज चेंज होने से फर्क क्या पड़ता सर? थोड़ी सिंपल हो गया। आम आदमी को नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दैट सेक्शन, ये इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। इररिस्पेक्टिव से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अब ये सिंपल है ना, वन कैन अंडरस्टैंड द फायदा, तो क्या यू कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो पर्पज ही इसका ये था। मेरे एक चेयरमैन होते थे साउथ इंडियन, वेरी ब्राइट, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उनको कहा उन्होंने कि सर वी मेक लॉ फॉर द जजेस, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इतनी टेक्निकल होती है कि अल्टीमेटली कोर्ट में ही जाके फैसला होता है कि इसके मायने क्या है, इंटरप्रिटेशन वहां निकलता है। अच्छा, आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता है। आप कोई भी उठा लो, अब इनकम टैक्स एक्ट में हर साल ये बड़ा वाइब्रेंट लॉ है। इकोनॉमी जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, लॉ भी बदला जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स दी अब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई करेगा। इतना बढ़ गया, एक सेक्शन था उसी में बढ़ाते बढ़ाते मतलब 117 सेक्शन हो गए। क्या मतलब है? वो या तो 117 अलग बनाते हैं, एक ही में इतने लगा दिए, पढ़ते जा रहे हो, गिनते जा रहे हो आप। काफ़ी फ़र्क हो गया, आधा हो गया है पुराने एक्ट के मुकाबले, और सेक्शन कम हो गए काफ़ी। और प्रीवियस तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बड़ी मुश्किल से लोगों की समझ में आती थी, वो ख़त्म हो गया, टैक्स ईयर हो गई। हाँ, एक ज़रूर थोड़ा है कि अभी आएंगे, हो पास होने के बाद ये केसेस होंगे कि इस नई बिल में डिपार्टमेंट के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे, जो भी जिस भी रैंक पे हों, उनको एम्पावर किया है कि वो आपका डिजिटल स्पेस में भी घुस सकते। अच्छा, वो योर ईमेल, आपके व्हाट्सएप तो अभी भी कर रहे थे, कोई भी इस तरह का आपने बनाया हुआ है जहाँ कुछ भी आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट के हो, बैंकिंग चीज़ें हो, दे कैन गेट इनटू इट। और अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, खुल नहीं रहा है, दे कैन ओवरराइड दैट एंड गेट इनटू इट विद द एक्सपर्टीज। अब ये होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है उसमें सारी चीज़ें फाइनेंशियली हो। कहता है भाई इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, तो मैं हूँ, अगर मुझे है कि भाई आपके ज़रूर आपने टैक्स की चोरी की है, पूरा टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो मैं जो आपके ईमेल और ये सब जितनी चीज़ें हैं, आपने कोई यूट्यूब चैनल खोल रखी है, आपने कुछ अपना और अकाउंट खोल रखा है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, मैं इन सबको खोल लूँगा। और देन फाइंड आउट, या आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट या वहाँ जो भी आपके अकाउंट है, आई गेट इनटू दैट एंड फाइंड आउट कि भाई आपने वाकई टैक्स की चोरी की है, ठीक ठाक है। अब ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई क्यों अपने पास राइट टू प्राइवेसी तो बड़ा सैक्रोसेंट राइट है। वाला था आपसे, राइट टू प्राइवेसी तो ब्रीच हो गई, बड़ा सैक्रोसेंट, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है इस बात। और ये जो पावर है, इसका जुडिशियस एप्लीकेशन होगा, इसकी क्या गारंटी है? भाई कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं है, और तो ये चैलेंज होगा। और जब ये लागू होगा तो लोग कोर्ट जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें जो आपका जो प्राइवेट जो एरिया है उसमें भी तो इंक्लूड करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मेल सारी ऑफिशियल होंगी, प्राइवेट भी होंगी। उस आज भी मेल तो लोग देख लेते हैं, आज भी है, लेकिन और जितने डिजिटल स्पेस है सब में ही आ जाए। तो अगर वो सब अंडर सर्विलियंस है, पहले सर्विलियंस होगी ना, तभी तो आदमी जाएगा ना। तो अब इसके मायने ये है कि कोई भी सर्विलियंस में आ सकता है। मैं वही तो बोला, मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है ना इस पर तो। हाँ, मिसयूज पावर का मिसयूज तो हमेशा हो सकता है, कोई भी पावर हो, है नहीं, वो तो हमेशा हो सकता है। अब इस पर डिस्कशन हुआ होगा, मुझे आइडिया नहीं, बहुत कोई तकरीबन 30,000 लोगों ने तो ऑनलाइन रेस्पॉन्स दिए जब टैक्स बिल डिस्कशन में। इंडस्ट्री के लोग भी गए, लॉयर्स भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, सबसे डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये बिल है, अभी तो कमेटी में गया है, देखो क्या निकलता है वो। फिर कमेटी से फिर पार्लियामेंट में आएगा, पास होगा, प्रेसिडेंट की असेंट होगी, तब जाके एक्ट बनेगा। लेकिन कह रहे हो 1 अप्रैल 26 से लागू हो जाएगा। अच्छा, हाँ,
सर लास्ट आपकी जॉब थी प्रिंसिपल एडवाइजर टू TRAI विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस रेगुलेशन में सर उस समय क्या क्या आता था, क्या क्या होता था, कैसे ऑपरेट होता था? आज तो चलो बहुत सारे केसेस आते हैं, उस आप समय ये क्या देखो, चैलेंजेस थे? टेलीकॉम में ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों को रेगुलेट करती है। और क्या क्या रेगुलेशन देखती है? और जैसे मैंने जब ज्वाइन किया तो रेगुलेशन है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। पहले क्या था, जो नंबर आपका है वो है, दूसरे में अगर आप बदलोगे सर्विस प्रोवाइडर तो नंबर दूसरा लेना होगा, अब नहीं लेना पड़ता ना। तो ये ट्राई ने किया इस MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन। फिर टैरिफ ऑर्डर्स है, जैसे DTH प्लेटफॉर्म है, उस वक्त तो केबल ऑपरेटर्स भी होते थे, अब तो शायद बंद ही हो गए सब। तो इन प्लेटफॉर्म के रेट्स क्या होंगे चैनल के, कि आप कितनी कौन बुकें दे सकता है, अभी भी होंगे। आप देखो कोई कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, ब्रॉडकास्टर से लोगे तो बुके भी ऑफर करेगा, वो सिंगल चैनल के पैसे अलग लेगा। तो वो ये सारे रेगुलेशन वहाँ से होते हैं। फिर इंटर यूसेज चार्जेस हैं, जैसे मैं एयरटेल का फ़ोन रखता हूँ, आप पे वोडाफोन का है, तो मान लीजिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आज तो कॉल्स फ्री, लेकिन अगर जो वैल्यू एड मैसेज है, वैल्यू एड सर्विसेज है, वो करता हूँ तो मुझसे तो एयरटेल पैसे लेगा। ठीक, कॉल गई वोडाफोन को, उसका क्या? तो जो मीडियम है उसमें भी ट्राई का ही रेगुलेशन है कि किसको कितने हिस्से मिलेगा, सब डिसाइडेड है। पोर्ट चार्जेस है, जगह पोर्ट पे लगाते हैं वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग है, तब ये आप टावर लगे देखते हैं कि टावर पर बहुत सर्विसेज के हैं सब। तो ट्राई का तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और इंडिया में ट्राई हैज़ बीन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स। सर ट्राई में एक चैलेंज ये भी आया था कि उस समय लोग ट्राई के एम्प्लॉयज़ बन के या कुछ कम वो लोग बन के लोगों को फ़ोन किया करते कि वी आर पार्ट ऑफ इट, और ऐसा, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था ऐसा। ट्राई नेवर सेंड्स एनी मैसेज, ना कॉल करता है, ट्राई नहीं करता, लोगों ने उसे इम्पर्सोनेट किया। नहीं ऐसा नहीं, मेरी नॉलेज में कोई नहीं आया ऐसा, क्योंकि TRAI का पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है। हाँ करेक्ट। एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो अपनी तकलीफ वहाँ ये कंप्लेंट कर स्कैमर्स सकता ने है। किया, ये TRAI ने नहीं किया, स्कैमर्स ने किया, इम्पर्सोनेट करके कि हम TRAI से हैं और हम लोग ऐसा। नहीं वो तो खैर कोई भी कर ले, लेकिन वहाँ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी स्ट्रांग है टेलीकॉम में भी, और उनके लिए मंथली क्वार्टरली ट्राई की मीटिंग्स होती थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, बात होती थी बाकायदा, और बड़े क्रिटिकल होते थे वो कि साहब ये नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कि बातें सुनते थे, जितना हो सकता था उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे वहाँ। लेकिन अब टेलीकॉम में तो कोई, जब से कॉल फ्री है अब तो कोई कैल को पैसे ही नहीं लेते। पर अब स्कैमर्स भी तो बढ़ गए हैं सर, मार्केट डिटरमिन्ड है जो भी कुछ है अब तो। अब तो स्कैमिंग भी बहुत बढ़ गई है इस चीज़ों के चक्कर में। और ब्रॉडकास्टिंग के बड़े रेगुलेशंस हैं, ब्रॉडकास्टिंग में जरूर और सुधार आना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी टीवी डिबेट पे बैठ जाइए, देख लो एक बार, इतनी टॉक्सिक डिबेट्स होती है, जो बातें इलेक्शन में होती हैं, कैंपेनिंग में, वही टीवी पे चल रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज, कोई डेकोरम नहीं, एंकर क्या पूछ रहा है, दूसरा बोल क्या रहा है, बोल ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुक दो तो एंकर पर आक्षेप लगा देंगे, क्योंकि TRP ड्रिवन हो गया सर। वो मतलब ये सब गलत है, कहीं ना कहीं कुछ तो होना। हमेशा आज की डेट में न्यूज़ वाले लोग उन लोगों को लेके आते हैं जो उन्हें पता होता है फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि अजीब अजीब लोग हैं जिनके कोई, क्योंकि इतने सेंसिबल लोग मार्केट में, उनको तो कोई शो पे लाता नहीं है। एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई जिनको कभी नाम नहीं सुना ऐसे लोग टीवी पे आके गोरक्षक और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। अब ये अब OTT प्लेटफॉर्म का है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट शुड
ब्रिंग आउट सब, तो काम चल रहा है, आएगा कुछ न कुछ। बल्कि मैं कल ही एक डिबेट देख रहा था कि वो आईआईटी बाबा को किसी ने न्यूज़ चैनल पे बुलाया, उसमें लोग अग्रेसिव झगड़ा करने लगे ना, वो पार्टी समझ में आ रही है ना आईआईटी बाबा समझ में आ रहे हैं। तो मतलब आपने वो प्लेटफॉर्म और इतना एग्रेसिव प्लेटफॉर्म बना दिया एक ऐसी डिबेट को, जिसमें वो फिर हाथापाई पे भी थोड़ा बहुत उनका जो थोड़ा एक दूसरे प्रॉब्लम हुआ। मतलब न्यूज़ डिबेट कब से इतनी एग्रेसिव होने लगी? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप देखो तो यू कैन मेक आउट कि ये सब हो क्या रहा है सब, और उससे कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो बेचारा सीधा आदमी उस पर असर पड़ता है, डिसहार्मनी होती है बहुत ज़्यादा। और तुम अच्छा, फिर नो होल्ड्स बार्ड, कोई किसी के बारे में पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। मतलब मुझे तो बड़ा ही ताज्जुब, कल वहाँ बिहार असेंबली में बाप बेटा सबके बारे में चर्चाएं हो, कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों का। तो भाई तथ्य की बात करो, वो करेंगे नहीं तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो तुम अलाप शराब बोलेंगे, भाषण होंगे उसमें बोलेंगे, अग्रेसिव भाषण देंगे मतलब। हाँ नहीं, कुछ तथ्य तो हो किसी बात का। क्योंकि आप असेंबली में और पार्लियामेंट में जो कुछ बोल रहे हैं उस पर एक्शन नहीं हो सकता, तो जो चाहे बक दो वहाँ जाके। मतलब मैं तो बहुत सालों से कह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ बकवास नहीं है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, बकवास नहीं चलेगी, कानून सख्त होना चाहिए थोड़ा। बट सर न्यूज़ तो इतनी बड़ी ऑडियंस देखती है, मुझे पॉलिटिशियन भी देखते हैं, सब लोग, तो वो कुछ पे कुछ करते क्यों नहीं? क्यों ऐसे लोगों को डिबेट पे लेके क्यों आते हैं? पॉइंट स्कोर करने को एक दूसरे पे वो कागज लेके बात हो रही है, आज की 10 साल पुरानी चालू कर देंगे। करेक्ट। अब वो इतना पिक एंड चूज हो गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सारी पार्टी झंडा लेके चल रही, बहुत अच्छी बात। he was an icon. Primarily he was an economist. और उनकी इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। करेक्ट। और डिबेट में पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई है वो कई वॉल्यूम में है। वो he opposed lot of things. जैसे विलेज रिपब्लिक का कंसेप्ट लोग कहते हैं, बोले नो, विलेज रिपब्लिक में चाहते क्या, वही अनटचेबिलिटी, उसी तरह की बात है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू, उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब तो दिखाई देने लगी, पहले तो बंद ही 70 साल किसी ने देखी नहीं। He has very strong views. बड़ा क्लियर लिखते हैं भाई कि डेमोक्रेसी और एलिजियंस टू ए नेशन का तो इस्लामिक कंसेप्ट ही नहीं है भाई। उनकी प्राइमरी एलिजियंस तो अपनी रिलीजियस बुक से है, कुरान से, फिर वो हदीस और जो भी आएगी सब वो है। तो डेमोक्रेसी का तो चांस ही नहीं है उसमें। उनकी नज़र में तो एक खलीफा होता था बस, जो 1919 तक तो रहे टर्की वाले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद खिलाफत ख़त्म, तभी हमारे इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया कि टर्की को बहाल करो, उनको खलीफा बनाओ। फिर वो सऊदी अरब पे आ गया। पर अब तो सब नेशन स्टेट हो गई, अब कोई खलीफा नहीं है और कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, नो इलेक्शन, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं। और वो लिखा है उन्होंने, उसको कोई, उसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे वोट चले जाएंगे। मैं तो एक बड़ी बात, एक बड़ा है, बड़ा क्या कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं बोलूँ, हर आदमी अब कह रहा है जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बोल रहे ना सब भाषण, ऑल पार्टीज, और जनगणना कराओ, ये कराओ, सब कराओ, बहुत अच्छी बात है, कराओ, होनी भी चाहिए, पता लगना चाहिए देश में कौन कितने हैं। पर हम यूं क्यों नहीं कहते जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी? वही जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
हिस्सेदारी लूट के चल दो तो हिस्सेदारी तो ले ली, मगर जिम्मेदार कौन होगा उसके लिए? उतने ही लोग इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करें, उतने ही लोग फौज में कंट्रीब्यूशन करें, उतने ही देश की तरक्की में शामिल, सब में हिस्सेदारी है तो जिम्मेदारी भी है। बात तो है। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य तो भाई कोरिलेटिव है। अब इसकी कोई बात नहीं करेगा। लॉ का बड़ा कंसेप्ट है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। बट आपको लगता है सर ये बातें तो मैं और आप कर सकते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं? यहाँ तो ऐसा तबका भी है जिनको कोई डिसीजन अगर ऊपर पास होता है तो नीचे उन्हें समझ तो आता ही नहीं है, बट डिसीजन का जो उनका इंटरप्रिटेशन उसे मान के अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। आम आदमी तो कुछ ये भी सोचने लगा भाई जो होना होगा, हम क्या करें। मुझे लगता है हिंदुस्तान को फेटलिज्म जोड़े हुए है। अरे भाई ये तो होना ही था, अगर ये खत्म हो जाए तो शायद जुड़ने में मुश्किल आ जाए। करेक्ट। तो ये फेटलिस्टिक होने के नाते जुड़े हैं हम। और नहीं, ये वक्त आना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई जिम्मेदारी तो मानो, हाँ हिस्सेदारी भी हो, कि जिम्मेदारी भी हो। अब ये इतना वैसे ही कंट्री डिवाइडेड है बहुत से एंगल्स पे। कास्ट पहले भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी है और रहेगी, और जब तक पॉलिटिक्स है वो जा नहीं सकते। लोग पंचायती राज से बड़े खुश हैं होंगे क्योंकि वो आपके डोर पे आपको वो दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ डेवलपमेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो इससे हो क्या गया है, गांव में लोगों की इतनी दुश्मनियां हो गई हैं इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन ने मतलब कम्युनिटी लाइफ खत्म कर दी गाँव की। और जो प्रधान बनता है उसका एक पक्का घर बन जाता है, 5 साल बाद कोई दूसरा बना लेता है, और सब देख रहे हैं कि उस लेवल पे भी चोरी हो रही है। ऐसी ब्लॉक प्रमुख अपने यहाँ देखो, यहाँ वेस्टर्न यूपी में कई करोड़ उसका इलेक्शन में खर्च होता है, बताइए। और दुश्मनी बढ़ती चली जाती है, बहुत खानदान कई पीढ़ी निकल जाती है उसमें। बट सर आपको लगता है, एक बात बताइए, अगर एक आदमी अगर अपनी सीट में आने के लिए, जैसे आप ब्लॉक प्रमुख की बात करें, वो भी तो पैसे खर्च करता है, तो जब वो खुद बनेगा तो क्यों नहीं कमाएगा? और ये भी एक सोच है। मतलब गलत क्या है? मतलब अगर जनता पैसा मांगेगी तो उसका भी, जब वो अपनी पोजीशन पे आएगा तो भी तो उसका इस्तेमाल करेगा ही। एक असल क्या है कि मुल्क में होना चाहिए एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन, में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, झाड़ू, कुछ भी हो, बट मैं जो काम दिया वो नहीं अकाउंटेबल, आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। सिविक अकाउंटेबिलिटी तो अपने आई नहीं निकले, गाड़ी से फेंक दिया, इधर थूक दिया, वो तो न सिखाया जा। बच्चे तो शायद आजकल के जानते हैं क्योंकि ट्रैवल करते हैं और वो वैसे भी टोक भी देते हैं छोटे बच्चे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आना इन चीज़ों का। मुझे लगता है सर ऐसा नहीं है कि पहले अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हुई, लोग करते हैं, मतलब लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो एक अकाउंटेबल आदमी होना चाहिए जो इन सबको अकाउंटेबिलिटी रखे, एक कमीशन जो भी हो। बट मुझे लगता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? तभी तो अकाउंट कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि ये तो लेयर है। क्योंकि अगर वो है ना, लोकपाल, लोकायुक्त सब बनाए तो हुए, बट अच्छा एक और ताज्जुब है इस बात का कि इतने पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत ही उस तबके से उठे और आज अरबपति है, कोई पूछने वाला नहीं है कोई, और सारे विभाग है भारत सरकार के, और कोई नहीं पकड़ पाया, ना इनकम टैक्स पकड़ पा रहा उन्हें। राइट। कोठियां बन रही है, किसी के नाम गाड़ी चल रही है, अभी जिसके नाम गाड़ी है उसे पकड़ो, और महंगी कारें घूम रहे हैं लोग, और बड़ी हिम्मत से बात करेंगे ईमानदारी की, और पता नहीं क्या क्या भाषण देंगे लोगों। बिल्कुल। एक बार कहीं आपकी तरह किसी साथ डिस्कशन चल रहा था, ब्यूरोक्रेट थे वो भी, तो उन्होंने बोला कभी ये आपको ताज्जुब नहीं लगता कि एक आदमी के केसेस तभी निकलते हैं जब वो रूलिंग पार्टी टूट जाती है, तभी पीछे पड़ता है। तो उन्होंने बोला उससे पहले क्या उसके पास धनराशि नहीं थी, उससे पहले क्या उसके चीज़ें नहीं थी क्या वो, बट ये पावर ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर है बस। पर मतलब एक आप ये देखो ना कि हमारा जो सोशल जो नॉर्म्स इतने बदल गए कि बेईमानी से कोई आदमी कोठी कार खरीद ले, उसे बड़ा आदमी कहने लग,
ये तो कितना बदलाव। पहले हम गांव में थे तब सुनते थे, अब तो खैर अब तो नहीं कहता कोई कि भाई सरकारी नौकरी इसलिए जरूरी है भाई तनख्वाह और ऊपर से आमदनी। ये एक्सेप्टेड था कि सरकारी नौकरी में तुम जा रहे हो तो काम नहीं करोगे, तनख्वाह पक्की है और ऊपर की अलग है, और उसको लोग बड़ा बड़प्पन मानते थे। हाँ, बड़ा प्रमाण। तो जब हमारी सोच इतनी गिर जाए तो फिर आप सोसाइटी में कहाँ तरक्की की उम्मीद करोगे, और क्या आप बच्चों को सिखाएगा कोई जो सीख ही रहा है। घर में अगर उल्टा सीधा सामान आ रहा है अफसर के यहाँ तो बच्चे भी देख ही रहे, वो ऐसा ही होगा। पैसा ये वो बेइंतहा लोग खर्च कर रहा है, समझ में मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। और कुछ न कुछ हो सकता है ठीक हो, आगे लोग करें। सर बट एक मैं शायद कोई पॉडकास्ट देख रहा था जिसपे कोई ब्यूरोक्रेट से जो बात कर रहे थे, उनका मानना और कहना ये था कि लिटिल करप्शन इज गुड फॉर द सोसाइटी। वो एक ग्रीस की तरह है जो एक सोसाइटी को चलने में, काम करने में, फंक्शन करने में हेल्प करता है। इज इट? नो, एब्सोल्युटली नो। करप्शन इज करप्शन, कम हो या ज्यादा हो। अब लोग देखिए, आप कंपेयर करें, वो कह रहे हैं भाई चपरासी वो तो 100 रुपये तो लिए। अरे भाई जिसकी जितनी औकात है उतनी लेगा। ऐसे करप्शन तो वो भी है, 100 हो चाहे लाख हो चाहे करोड़ हो, करप्शन इज करप्शन। ये तो इस पॉइंट पे तो कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा कैंसर है सोसाइटी के लिए। और एक बार ये सब सेट हो जाए तो आप देखेंगे जितनी हमारी सिविक सर्विसेज है वो सब ठीक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो बट कैसे सही होगा सर? एक बार वो रूल भी आया था जब उन्होंने जब बोला कि काला धन को वापस बैंकों में लेके आया जाएगा। तो काला धन तो इंसान से निकला ना, ऊपर तो किसी सोसाइटी में काला धन निकला ही नहीं। तो आदमियों का ही पैसा है जो बाहर है, कुछ आया भी है और कुछ वो इंटरनेशनल लॉ के इतने प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है इंफॉर्मेशन भी लेना। लेकिन हाँ, करप्शन पे तो कंप्रोमाइज़ किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार छोड़ा, सोसाइटी को नहीं करना चाहिए। करेक्ट। जो चीज़ सरकार नहीं कर सकती वो सोसाइटी करे। और हमारे यहाँ इतनी NGO बनी है, उनका सिर्फ काम है PIL फायर कर दो, पता नहीं किन किन केस को उठा के ले आएगी। सुप्रीम कोर्ट उसी में फंसा रहता है। वो NGO का काम है पब्लिक को ठीक कर, भाई इनको एजुकेट करो। बस वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। और लेकिन करप्शन ना, अकाउंटेबिलिटी मस्ट, करप्शन जीरो टॉलरेंस ऑन दैट। और स्टार्ट करना चाहिए पॉलिटिकल करप्शन से, विच इज वेरी डिफिकल्ट सर, आई बिलीव। जो भी है करना वहां से कोई तो करेगा, कभी तो वक्त आएगा करने का। और अब तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। पहले तो एक मजाक होती थी कि अगर कोई पुल बना है तो आप वो कितने दिन चलेगा, उसकी जो एज है पुल की, वो जो इंजीनियर ने बनाया है उसकी रिटायरमेंट एज +1 लगा दो। वो रिटायरमेंट तक तो चलने देगा, वो रिटायर होने के 1 साल बाद पुल खत्म, क्योंकि वो खा इतना गया, उसमें इतना मिट्टी लगवा दी है उसने। इवन आज के अभी शायद पटना या बिहार के कहीं की तो खूब गिरे हैं, क्या गिरे हैं, हाँ। पुल गिरे हैं। अब ये तो ये बड़ा जरूरी है। ये कुछ चीज़ों को तो करना पड़ेगा। सोसाइटी ही अगर उन लोगों को करना शुरू कर दे, आईना दिखाना, बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। ये जो काव विजिलेंटे जो है, अगर ये बेईमानों के पीछे पड़ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब सर काव विजिलेंट की बात करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि जो मेजर बिग प्लेयर्स हैं, जो जब बीफ प्रोड्यूस करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, उनको तो कोई टारगेट नहीं करता। एक आदमी जो आमा भर के लेके जाता है, दूसरे सिटी में लेके जाता है, उस आदमी को पकड़ के पीट देते हैं। तो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी तो उसकी होनी चाहिए जिसके लिए ऑफरिंग हो रही है। ये है सभी की होनी चाहिए, सारा लेके जा रहा है उसकी भी, गाड़ी की भी, हाँ। जो उसकी किराए पे चल रही है, जिसके लिए जा रहा है, वो सबकी होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब मैं नाम सबकी होनी लेने की चाहिए। बात ही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है इनको टच करना ही बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय पॉलिटिशियंस ओनली। ये दुर्भाग्य है हमारा बड़ा भारी। ये तो गनीमत है कि तुम्हारी फौज वगैरह उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बिल्कुल ही बेकार हो जाए सिस्टम सारा। बिल्कुल। नहीं, फिर भी
अभी भी सरकारी तंत्र जो है, मैं बताऊं आपको, इतना वेल ऑयल्ड और गेयर्ड है कि देश को चला भी सकता है, हिला नहीं सकता है। क्योंकि सरकार तो का जो कानून है, इंस्ट्रक्शंस है, पॉलिसीज है, उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा कौन? वो तो तंत्र करेगा ना, और तंत्र के ऊपर सरकार को कंट्रोल भी करना है। ऐसी इस तरह की चीजें बने, अभी तो कितना करेंगे, बहुत कुछ करने को बाकी है। सर बीजेपी के बारे में क्या राय है आपकी? पॉलिटिक्स पे तो सोचता ही नहीं ज़्यादा। मैं तो उनका इंडिविजुअल लीडर्स को तो मैं बहुतों को अच्छा मानता हूँ। दे आर सब आई लाइक अरुण जेटली। अरुण जेटली वाज वेरी ब्राइट। उनकी पार्लियामेंट की डिबेट्स सुनने लायक होती थी। सीताराम येचूरी वाज वेरी ब्राइट। आपकी इनमें से किससे मुलाकात हुई है कभी? किन से? कभी मुलाकात हुई इनसे बात करने मैं का? मिली जैसे मुलाकुली की तो बात कर रहा हूँ, जैसे मिला था। येचूरी वेरी ब्राइट और रेस्पेक्टेड। और सोमनाथ चटर्जी हो वो स्पीकर भी रहे, इज ए बैरिस्टर, की भी डिबेट सुनने लायक होती थी हाउस में। अडवाणी जी वॉज वेरी गुड डिबेटर। राइट। दोनों में फर्क है। वाजपेयी जी ऑरेटर बहुत अच्छे थे, अडवाणी डिबेटर बड़े जबरदस्त थे। और हुकुम देव नारायण यादव, व्हाट ए मैन टू स्पीक, बिहार से, बहुत जबरदस्त। चौधरी चरण सिंह के वक्त में वो आए थे पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ आदमी, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत ही अच्छा बोलते थे। एक सर आपके अंडर एक केसेस भी थे, जैसे आईयूसी रेगुलेशन बोलते हैं उसे, हाँ, वो क्या होता है? आईयूसी रेगुलेशंस क्या होते थे? बताया ना वो आईयूसी, वो इंटर यूसेज कनेक्टिविटी जो बताया ना मैंने। एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर, एक के यहाँ से मैसेज दूसरे को जाना, तो उन दोनों के ही नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं। उन दोनों में कैसे डिवीजन होगा अमाउंट का, वो ये रेगुलेशन। ओके। हाँ, ये से कहते थे उस, अब तो खैर बहुत फर्क हो गया। उस वक्त तो ऐसे सोल बोलते थे, सोल ऑफ टेलीकॉम, आईओसी रेगुलेशन जो है। और फिर स्पेक्ट्रम बड़ा इशू रहा। 2G स्पेक्ट्रम का केस क्या था सर वैसे? वो तो शायद ए राजा मिनिस्टर थे उस समय शायद। हाँ थे, छूट गए बाद में। हाँ, क्या कोर्ट केस से। था सर वैसे? मैंने डिटेल में बताया आप तो। नहीं, चार्ज ये था कि भाई स्पेक्ट्रम को पैसा लेके दिया गया। हाँ, लाइसेंसेस दिए गए। हाँ, वो स्पेक्ट्रम के लाइसेंस। और अब तो खैर ऑक्शन हो रहा है, उस वक्त तो ऑक्शन नहीं था। और उसमें एकदम डेट बढ़ा दी, और कुछ लोग, एक दो केस ऐसे थे, वो जो ड्राफ्ट लेके आए सिक्योरिटी का, वो उससे भी पहली डेट का था। इसके मैंने हाउ डिड यू नो कि भाई ये बनने जा रही है? वो आ गए वहाँ, भाई बाहर धक्का मुक्की, अंदर घुसे बिल्डिंग में। बहरहाल प्रशांत भूषण ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब नरेट किया है। और दो जजेस थे, एक तो जस्टिस गांगुली और एक के सीनियर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, राजस्थान के थे वो। ब्राइट थे, जब बहुत काबिल। हम खड़े रहते थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ हमारे साथ, तो वी यूज्ड टू एंगेज लॉयर्स। तो वो सुनते हैं वहाँ जैसे एक कुछ एक मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अगर आपके हाथ में कलम है फैसला देने की, तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो करना है फैसले में करो। तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम लोग वर यू वर्ड वॉचिंग व्हेन द स्पेक्ट्रम वाज बीइंग सोल्ड? कोई मायने नहीं इसके, इसको जजमेंट में लिख देते। वो तो कहीं नहीं आया, अखबार की हेडलाइन थी, ट्राइस लव्ड, सुप्रीम कोर्ट सेज वर यू बर्ड वाचिंग। तो ये अब जैसे तुम्हारे इस इलाहाबादी वाले 50 चीजें आ गई, जजमेंट में तो कुछ नहीं है, लिख देते कि भाई परवर्सिटी है, ये वल्गरी नहीं, परवर्स है। और ऐसी परवर्सिटी पे कानून बने और बनाया जाए, और इसको अच्छा पनिशमेंट होना चाहिए, उसका फर्क भी पड़ता। और गवर्नमेंट कर रही है, पता नहीं क्या बनाएगी, देखो अभी शुरुआत तो कर रहा है वो। क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है,
ये मॉन्स्टर है कि इसको बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। अब तो बहुत मुश्किल है। और सिर्फ ओटीटी एक नहीं है, दुनिया भर की चीज़ है। करेक्ट। और अब एक इन सब का जो एक धूमकेतु है वो एआई। देखिए, अब अगर आप इसका पॉजिटिव और कोई बेनिफिशियल यूज करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डायबोलिकल माइंड हमेशा होते हैं। कुछ न कुछ आदमी उल्टा सीधा करेगा ही। और रोज अखबारों में पढ़ते होंगे आप, आज यहाँ फ्रॉड हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बड़े खतरे की चीज़ होने जा रही है एआई। जो अब ये क्या करेंगे गॉड नोस। तो मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, टेक्निकल बातें समझता नहीं, इसीलिए मैं इन सब प्लेटफॉर्म से दूर रहता हूँ। वैसे किसी पर नहीं हूँ व्हाट्सएप के अलावा। सर आपने वीआरएस लेने के बाद फिर भी आप बार काउंसिल से जुड़े रहे? अब मैं बात वहाँ गया, मैं कुछ दिन एक दो कॉर्पोरेट हाउस को एडवाइस भी किया मैंने। तो जो आप वाला केस हुआ था वो केस एग्जैक्टली था क्या? जो बार काउंसिल से जो काफ़ी लीगल लाइसेंस के बारे में उनका भी जो आप जो पार्टी है उनका भी केसेस चल रहा था, इलीगल सेलिंग ऑफ दीज, वो था ना कि आपने लाइसेंसेस दिए थे, जो भी बार एसोसिएशन के लाइसेंस दिए थे, क्या था? शराब वाले बार अलग चीज़ है और बार काउंसिल अलग थी। लेट मी टेल यू दिस थिंग, लीगल एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए ऑल ओवर इंडिया देयर इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, दिल्ली में बेस्ड है, वही डिसाइड करती है क्या कोर्स कंटेंट होगा, किस तरह पढ़ेंगे लोग, और किस किस कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है जिसमें बच्चा लॉ की एजुकेशन ले सकता है। वो इंस्पेक्ट करते हैं और सर्टिफाई करते हैं, और उसे जैसे मेडिकल काउंसिल करती है ऐसे ये कर। फिर हर स्टेट में एक बार काउंसिल होती है। ओके, हर स्टेट की, दिल्ली की बार काउंसिल अलग है, और जो लॉयर है वो अपनी स्टेट की बार काउंसिल में ही रजिस्टर होते हैं। ओके, वो लॉयर का सर्टिफिकेट देती है, एडमिटेड टू द बार इतना इतना ऑन दैट डेट, साइन बाय द प्रेसिडेंट। और जो हर स्टेट की जो बार है उनका एक एक मेंबर जो है बार काउंसिल में होता है। इतनी बड़ी बॉडी है वो। तो ये पूरे लीगल एजुकेशन को ओवरसी करने के लिए है। तो आप एडवाइजर रहे? नहीं, मैं एडवाइजर नहीं रहे। बार काउंसिल में तो कोई एडवाइजर होता ही नहीं, वो तो एक बॉडी है अपना। उसमें आई रजिस्टर्ड लॉयर हूँ वहाँ, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आपके पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस, बाकी आपकी काबिलियत पे क्या करेंगे। और जो आप वाला वो जो किस्सा है वो तो इनका जो इन्होंने पॉलिसी बनाई कि जो दिल्ली में अल्कोहल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग कैसे हो, किन को लाइसेंसेस दिए जाए, किन को लाइसेंसेस दिए जाए, क्या करें, उसका घोटाला अभी तक चल रहा है। तो क्या होगा, उसका क्या निकले। एक ज़माने में तो सारा काम दिल्ली गवर्नमेंट करती थी, ये दिल्ली टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हाथ होता था। फिर ये प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया, फिर दुकानें बहुत बढ़ गई। अब तो दुकानें क्या, अब तो शोरूम की तरह बन गए। सी वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट इन डिफरेंट वेज। और पॉलिटिकल लड़ाई तो खैर चलती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं तो ये जो डोल्स हैं, मैं तो इसके ही बहुत खिलाफ। देयर आर अदर वेज ऑफ helping people and increasing their standards of education, improving school education, उसे फ्री कर सकते हैं आप, that's very good। 12th तक एजुकेशन फ्री कर दें, और जिसको प्राइवेट में पढ़ाना है वो पैसा देगा। पर दुनिया में पब्लिक स्कूल वो है जो गवर्नमेंट करती है, और हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल वो है जो प्राइवेटली है। अजीब सिलसिला है। तो 12th तक तो खैर राइट टू एजुकेशन है, तो एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट एटलीस्ट उतना पढ़ने के लिए, तो वो गवर्नमेंट करे, उसे शायद है भी फ्री जगह पढ़ाने के लिए। आजकल तो सब जगह ये है। मेडिकल करें, हेल्थ में उनको दें, और सोशल वेलफेयर स्कीम चलाएं, बजाय इसके कि मैं तुम्हें 2000 दूंगा, 3000 दूंगा, 4000 दूंगा। इससे बेहतर ये करें, उसे 2000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी
चीज़ें मिलती चली जाएंगी। और मैं तो मनरेगा सरकार की स्कीम है, मैं तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ हूं। क्यों सर? आपने आदमी को नकारा बना दिया, साल के 200 दिन उसको आप पैसे दे रहे हैं, वो काम करके ही नहीं देता आगे, मुझे 200 दिन मिल ही रहे। गाँव में देखो ना, वर्कर नहीं मिलता आप। करेक्ट। अरे भाई, अच्छा एक ये कोई खास बात नहीं है कि ऐसा मनरेगा कर दिया है इन्होंने। जोधपुर में अकाल पड़ा 1900 सब कुछ पे, तो महाराजा थे वहां से, उन्होंने कहा भाई मेरे जो लोग हैं इनको तो कुछ मिलना चाहिए खाने को, तो उन्होंने कहा भाई चलो एक महल बना देते हैं। तो लोग काम करने आने लगे और उनको पैसा मिलने लगा, तो उम्मेद भवन पैलेस उस वक्त बना, तो उनको तो पैसे मिले। तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने काम कर पैसे के बदले एक 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 मैं चीज खड़ी कर दी, एक असेट बना कर दिया। इन्होंने क्या किया इतने सालों में? कोई सड़क बनी, यहाँ की मिट्टी खोदी इधर डाल दी, अगले दिन दूसरा है उधर की उधर कर गया। इतने साल में तो 20 नहरें बन जाती हमारे यहाँ, बढ़िया से बढ़िया सड़कें बन जाती ना। पहले तो पैसा ही आगे पीछे बढ़ता रहता था डिस्ट्रिक्ट पे ही, पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। मास्टर रोल में जाना किसका नाम लिखा है, कौन ले गया, आप दो, लेकिन असेट जनरेशन तो होना चाहिए, कुछ तो बने, सामने तो नजर आए ये हो रहा है। तो ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट ठीक नहीं हुए। आप एक टारगेट लगा देते कि भाई ये आपको 200 दिन मिलेगा, लेकिन ये सड़क बनानी है, मेटल रोड तैयार करो इसको। नहीं, वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी बनाएगा कि एक बारिश में उसमें गड्ढे होंगे, फिर वो रिपेयर करने आएगा, फिर वो जो कोल तार को चिपका के चला जाएगा फिर वो खड़ जाएगा। तो ये जो विशियस सर्किल है, आई एडवाइज ए बुक टू यू, राग दरबारी पढ़ो। क्या है सर? श्रीलाल शुक्ल ने वो, उनको तो यूपी गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया था उस पर। वो व्यंग है बड़ा जबरदस्त, वो हमारी राजनीतिक और आर्थिक और हमारी ब्यूरोक्रेसी, इस पूरी व्यवस्था पे व्यंग है, बड़ा जबरदस्त व्यंग है। आनंद आएगा पढ़ के उसे। मैं तो जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ उसे, और उसे पढ़ के ही लगता है कि यार गांव मेरे, जैसे मेरे गांव का इतिहास बता रहा है यार। वो हरिशंकर पारसाई बड़े व्यंगकार थे, वो कहते थे कि सरकार इतने ठोस कदम उठाती है, उठी नहीं। तो व्यंगकार बहुत सी चीजें कह देते हैं। करेक्ट। ये पर कोई इसका कोई ऑडिट हो, कोई पूछा जाए, बहुत कुछ हो सकता था। एक टारगेट फिक्स होना चाहिए था कि भाई मिल रहा है, आप ये बना दो, चमक जाता सारा सिस्टम। कुछ नहीं हो रहा। सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा तो नहीं है कि आप भी समय तक मतलब अपने जॉब पे रहे, काफ़ी रेवरी पोजीशन में रहे, मिनिस्टर्स भी काफ़ी लोग आपके साथ, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने ये सब चीज़ें प्रपोज ना की हो पहले, अपने थॉट प्रोसेस को ना दिया होगे, बट इम्प्लीमेंटेशन में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि इतने सारे पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो फिर डिटर्मिनेशन हो, नियत हो, नियत वाली बात बहुत जरूरी है। कई चीजें होनी चाहिए तब होगा ये सब, वैसे तो होगा नहीं। जब धुरंधर आप ही बता रहे थे, धुरंधर नेता बैठे हुए हैं, पोजीशन से बैठे हुए, कॉम्पिटेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब आज की गवर्नमेंट में भी पीपल आर वेरी कॉम्पिटेंट, और जो एमपी चुन के आए दे आर आल्सो वेरी कॉम्पिटेंट। राइट, ये सब चीजें अग्री करता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल, वो नियत वाली बात ऐसा हो जाता है कि बस वो बजाय यार एक ढंग की बात पे तो सपोर्ट करें ना करें, लड़ बैठेंगे खावा का। मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें, करना नहीं चाहिए, कि जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है पार्लियामेंट में है, तो हर मिनिस्ट्री की तरफ से अपने अपने पॉइंट्स जाते हैं उनकी स्पीच में ऐड होने के लिए। तो अपने यहाँ से भी गए, कहीं वो कागज मिल जाए, मैं ढूंढवाऊंगा उसे, मिनिस्ट्री होगा तो पीएमओ में होगा कहीं। तो चौधरी साहब की मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और भेज दिया, चला गया ऊपर जाके।
कैबिनेट में जब पहुंचा तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, क्या नाम लूँ उनका, बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने कहा, अरे चौधरी साहब वेलफेयर भी अपने अंडर लेना चाहते, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर की बात है। वो काट दिया बॉर्डर रोड, नहीं आया उसमें। अब मोदी जी के वक्त में मिनिस्ट्री का नाम ही ये है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं देखो वह कहाँ 90 मैंने इसको स्पीच में लिखा है, और तब अब ये हो रहा है। उनके उसमें भेजा था लिख के, नहीं किया लोगों ने, क्योंकि वो लगता है टफ बहुत। अरे ये तो ये भी छीनना चाह रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं था, ये कोई बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। एक आध वेलफेयर स्कीम शायद चालू हो जाती फार्मर की उनके लिए, तो बड़े कीन थे करने को। एक बार कॉटन की प्राइसेस पे शरद यादव साहब थे टेक्सटाइल मिनिस्टर, सेक्रेटरी और उनको सबको बुलाया अपने ऑफिस में, और क्योंकि हरियाणा में भी कॉटन खूब होती है उस एरिया में, और तो उन्होंने कहा भाई एक्सपोर्ट करो इसे। और तो उस साल मेरे ख्याल से मैक्सिमम कॉटन बेल्स एक्सपोर्ट। तो ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो बॉसेस थे ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें वर अपोजिंग के साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ हमको फिर बाहर से कॉटन मंगानी पड़ेगी, और उससे हमारे जो कपड़े बनेंगे वो महंगे हो जाएंगे, और यहाँ लोगों को दिक्कत होगी। चौधरी बहुत शार्प माइंड। तो उन्होंने कहा तुम किसान के साथ हो या इंडस्ट्री के साथ हो, किसकी बात कर रहे हो? ये वो लोग बिजनेसमैन का नाम भी लिया कि जो ये बना रहे हैं उन मिल की बात कर रहे हो। बहुत डांटा, कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिया, बहुत कुछ बोला, क्या तुम उसकी पेरोल पे फलान, कुछ भी गुस्से में आ गए। बोले नहीं जाएंगे। तो बोले महंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हो जाओ, हम कुर्ता नहीं पहनेंगे, वैसे भी एक पहनेंगे, दो नहीं रखेंगे। सिर्फ बड़ी क्लैरिटी जाएगा तुमको, बेल गई, लोगों को पैसा आया एक्सपोर्ट में अच्छा खासा, किसान वो हैप्पी। तो उनका अपना सोचने का नजरिया बिल्कुल वही था कि गांव का जो बंदा है इसकी आमदनी बढ़े कैसे। नॉर्मल कोर्स में गांव के आदमी जाते ही गांव में रहते थे, उनके सारे काम वही थे जो आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद हिज इलेक्टोरेट, जिनके लिए सोच रहे हैं। अगर विलिंगडन क्रिसेंट प्रेसिडेंट एस्टेट में पेड़ के नीचे चारपाई डाल के लेटना है तो लेटना है। टीवी तो ज़्यादा नहीं होते थे उन दोनों, तब आए भी नहीं थे ज़्यादा, चैनल ही नहीं थी सब ये, लेकिन फ़ोटो खिंचते रहते थे। ही वॉज हैप्पी लाइक डाउन देयर। तो वो रिमार्केबल मैन, क्या वो जनरेशन अलग थी। बहुत लोग थे बीजू पढ़ने, वो डिफरेंट जनरेशन थी। वो ठीक है जो भी है ये, पर वन थिंग ही ऑलवेज प्रमोटेड यंग पीपल, दैट वाज वेरी गुड अबाउट इट। सतपाल मलिक, अजय सिंह, जगदीप धनखड़, और इवन लालू यादव, नीतीश कुमार, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वो यंग पीपल। इनको आगे आना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, विच बुक यू विल रिकमेंड टू यंग गन्स और जिनको भी पढ़ने का शौक है? अब किताबें तो बहुत है, फिर भी मतलब ऐसी किताबें जो आपकी सब कुछ खोल दे, आपकी सोचने का नजरिया खोल दे। हाँ, ऐसी तो कोई एक किताब तो नहीं है, लेकिन अब ऑफ हैंड तो याद भी नहीं आएगी, किताबें तो इतनी है। शौक के ऊपर एक आदमी पढ़ना क्या चाहता है। मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ, तो मैंने अपने ज़माने में खूब पढ़ लिए। मेरी पहली इंग्लिश नॉवल थी मैन बाय ग्लोरिया बैरेट, मुझे आज भी याद है। और मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों। ये मैरियो पूजो की गॉडफादर मैंने बस स्टैंड से खरीदी। हाँ, और मैं बस में बैठते बैठते पढ़ते गया, लौट के जब आया हूँ तो किताब ख़त्म कर दी। और उन दिनों तो बड़ा मॉरिशियस लीडर थे, बहुत बहुत पढ़ते थे। For you must read Private Lives of Mao. You will get startling information. ऐसा क्या है सर उसमें, मैं थोड़ा फिर भी नहीं, बल्कि it's about him. एक तरह से बायोग्राफी है जो which is not known to people, written by his own physician, जो चीन छोड़ के अमेरिका भाग गया था, उसने लिखी है।
पीपल शुड रीड नेल्सन मंडेला की, जो बच्चे आज के पढ़े, वेरी इंप्रेसिव अकाउंट। 29 ईयर्स इन प्रिजन, एक आदमी छोटे से उसमें बैठा पड़ा हुआ है। रीड अबाउट हिम, उसी उन्हीं की लिखी है नेल्सन मंडेला। तो उससे वो और कुछ मिलेगा सीखने को। लोग अब ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ना तो छोड़ दिया है। अब तो बहुत कम लोग, हाँ बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अब तो सब इस पे आ गए देखने में, टाइम ही नहीं है किसी पे। हाँ, बुक रीडिंग का एक अलग मजा है। मैं तो प्रिंट पे ज़्यादा यकीन करता हूँ, रादर देन रीडिंग ऑन मोबाइल या कुछ नहीं, वो उसमें नहीं। मजबूरी में हो तो अलग बात है। हाँ, बट किताब का अपना ही अलग अलग मजा है। किताब पढ़ लिया आपने, पेज बंद हो गया, रख दिया, फिर खोल लिया, उसकी खुशबू अलग है कागज की, वो अलग ही है। वो शौकीन रीडर्स ही समझ सकते हैं। वो शौकीन रीडर्स ही समझ सकते हैं। एक बड़ी बड़ी अच्छी किताबें हैं, कितनी बताई जाए, आप पढ़ी जाए जो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ BTB स्टोरीज।